So what makes a presentation fantastic? Is it our content that we are delivering? Is it our body language? Is it our posture? Is it the visuals that we are using in the slides? Or is it our position where we are standing? Let's go ahead and find it out. कि एक प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर हो सकती है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो आज की क्लास को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए जब हम किसी प्रेजेंटेशन में खड़े हो रहे हैं। दूसरा, हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए। अगर सही तरीके से खड़े होकर किसी प्रेजेंटेशन को ना डिलीवर किया जाए तो जो इम्पैक्ट आप एक सही पोस्चर के साथ दे सकते हैं वो इम्पैक्ट शायद आप ना दे पाएं। अगली चीज़ जो है वो है हमारे जेस्चर्स। जेस्चर्स को अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तब आप अपनी ऑडियंस का अटेंशन काफ़ी लंबे समय तक अपने ऊपर रख पाते हैं, या आप कह सकते हैं कि आपकी ऑडियंस आपके अंदर इंटरेस्ट लेती है, आपके कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्ट लेती है, आपकी प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट लेती है। नाउ अनदर थिंग इज देयर, दैट इज हाउ टू गेट ऑडियंस एंगेज्ड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंटेशन देने तो जाते हैं लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन उनको लगता है बहुत बेहतरीन वो दे रहे हैं और वो पूरा अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं, अपनी ऑडियंस पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं और उनकी ऑडियंस जो होती है वो बोर हो रही होती है। कुछ लोग जमघाइयाँ ले रहे होते हैं, कुछ लोग घड़ियों को देख रहे होते हैं। बहुत बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, किसी प्रेजेंटेशन में आप बैठे हैं और इतने ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कितनी जल्दी यहाँ से मैं निकल जाऊँ। सो ये चीज़ें आपके साथ कभी घटित ना हो, इन चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए हम समझेंगे इन सारे पॉइंट्स के बारे में। सो आर यू गाइज रेडी फॉर दैट? यस सर। सबसे पहली चीज है हमारी पोजीशन, यानी किसी प्रेजेंटेशन में हमें कहां पर खड़े होना चाहिए। यू कैन स्टैंड एनीवेयर एट द स्टेज बट लेट्स सी व्हाट इज द राइट प्लेस टू स्टैंड। अगर मैं इस कॉर्नर में खड़े होकर यही प्रेजेंटेशन आपको डिलीवर करूं, जो लोग वीडियो में मुझे देख पा रहे हैं और आप लोग भी जैसे मुझे देख पा रहे हैं, अभी मैं वहां पे खड़े होकर बात कर पा रहा था, क्या वो इंपैक्ट अभी मैं आपके ऊपर डाल पा रहा हूं इस जगह से खड़े होकर? मीन्स हमें कॉर्नर्स को अवॉइड करना है, वो चाहे लेफ्ट कॉर्नर हो या राइट कॉर्नर। अगर मैं इस जगह पे भी खड़ा हो जाता हूं तब भी आप देख पा रहे होंगे कि वो इंपैक्ट जो मैं उस जगह पे खड़े होकर दे पा रहा था आपको नहीं दे पा रहा हूं। तो खड़े कहां पर होना है? जब भी आप किसी स्टेज को देखें तो देखिए उसका सेंटर पार्ट कहां पर है, और सेंटर में आपको स्क्वायर में खड़े होना है। एज फार एज यू आर इन द स्क्वायर यू आर गुड टू गो। आप मूवमेंट्स भी कर सकते हैं उस स्क्वायर के अंदर, नो प्रॉब्लम। आप अपनी ऑडियंस का पूरा अटेंशन अपने ऊपर रखेंगे। कॉर्नर्स को अवॉइड करने के लिए मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जैसे ही मैं कॉर्नर पे जाता हूं आपका ध्यान दीवार पर जाएगा, बोर्ड पर जाएगा। हो सकता है कि यहां पर रखी हुई चीजें भी आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करें, या दीवार पर लगी हुई पेंटिंग्स के ऊपर आपका ध्यान जाए और आपका फोकस वहीं पर रह जाए। ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा अटेंशन स्पैम होगा और जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूं वो सही तरीके से आपको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपका अटेंशन पूर्णता मेरे ऊपर नहीं होगा। दैट्स व्हाई ऑलवेज अवॉइड कॉर्नर्स। आप देखते होंगे ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में जो स्पेशली पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, उनके पास एक पोडियम होता है, लकड़ी की एक तख्त की तरह जगह होती है जिसके ऊपर खड़े होकर हम बात करते हैं। वो जगह इसी वजह से बनाई जाती है कि उसके इधर उधर हम मूवमेंट ना करें और साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ जाए कि हमें बस मूवमेंट उस स्क्वायर के अंदर ही करनी। सो हमने पोजीशन जान ली, हमें कहां पर खड़े होकर अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना है। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ अनदर थिंग इज देयर, पोस्चर। हमारा पोस्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर सही पोस्चर के साथ खड़े होकर किसी प्रेजेंटेशन को ना डिलीवर किया जाए, वो प्रेजेंटेशन जो इंपैक्ट डाल पाती सही पोस्चर के साथ, वो प्रेजेंटेशन नहीं डाल पाएगी। तो पोस्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं आपके सामने आकर इस तरह से खड़ा होकर इस पोस्चर के साथ आपको चीजें डिलीवर करना स्टार्ट करता तो आप देखते कितना अजीब लगता, या मेरे हाथ पीछे होते या आगे होते, या मैं ऐसे खड़े होकर या अक्षय कुमार साहब की तरह खड़े होकर आपको चीजें डिलीवर कर रहा होता तो चीजें सही तरीके से आपको ना समझ में आती, आप शायद सुनना भी ना पसंद करते। तो क्या सही तरीका होता है किसी स्टेज पे खड़े होने का? लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा उन तरीकों को जिन्हें आपको अवॉइड करना है। So I would like to call somebody. Please do stand up here. Keep your hands in the pocket. See. इनको एक बार गौर से देखिए ऊपर से नीचे तक, आप सभी लोग। Have you noticed him? Yes sir. Now, इस पोजीशन से आप कोई सीरियस मैसेज डिलीवर नहीं कर सकते। Means this is an informal way to stand. You can stand in your like friend circle like this. You can stand with your family members like this, but not
in a professional place like office, college, schools where you are presenting yourself in front of somebody, because इस पोजीशन के साथ कोई बेहतर मैसेज नहीं दिया जाएगा, ऑडियंस आपको सीरियस नहीं लेगी। आप इमेजिन करिए मैं जेब में ऐसे हाथ रखता और इसी इमेजिनेशन के साथ आप सोचिए कि मैंने सब कुछ जितनी चीजें अभी आपको बताई हैं वो जेब में हाथ रखकर डिलीवर कर रहा होता, क्या वो सारी बातें जो अभी तक आपके ऊपर इंपैक्ट डाली हैं ऐसा इंपैक्ट डाल पाती? पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज इस पोजीशन के साथ आप एक अच्छा मैसेज नहीं डिलीवर कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड एंड नाउ यू कीप योर हैंड्स ओवर हियर। ठीक, सी दिस पोजीशन, इज इट ऑल्सो राइट पोजीशन और रॉन्ग पोजीशन? यू गाइज अंडरस्टैंड, आपको अभी पता नहीं है बॉडी लैंग्वेज के बारे में, लेकिन फिर भी आप बता पा रहे हैं कि दिस पोजीशन इज नॉट एग्जैक्टली राइट, बिकॉज एज ही इज स्टैंडिंग ये पोजीशन इनको बहुत ज्यादा खुश दिखा रही है या बहुत ज्यादा पावरफुल दिखा रही है? पावरफुल दिखा रही है, यस। या ज्यादा खुश होते हैं तब भी हम इस तरह से खड़े होते हैं। ये दिखाता है कि व्यक्ति आपके ऊपर कोई ऑर्डर चलाने वाला है, और जब ऐसी परिस्थिति होती है तो ऑडियंस आपसे डर जाती है। एकदम तो नहीं डर जाएगी अमरीशपुरी टाइप, बट हाँ वो जो डर है वो सही तरीके से आपके मैसेज को कम्युनिकेट करने में हेल्प नहीं करेगा और आपकी प्रेजेंटेशन खराब हो सकती है। तो इस तरह से कभी भी खड़े ना हो। आपने मूवीज को अगर देखा होगा तो अक्सर टीचर्स या ट्रेनर्स जो होते हैं वो इस तरह से खड़े होते हैं और लड़के को पुशअप लगवा रहे होते हैं कि चल भाई एक और लगा, एक और लगा, एक और लगा। यही तो सिचुएशन है। सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर स्टैंड लाइक दिस। द फर्स्ट पोजीशन, हैंड्स इन योर पॉकेट। अनदर पोजीशन, हैंड्स ऑन योर हिप। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं खड़े होना है। अनदर थिंग इज देयर लाइक दिस। This guy is protecting his family jewels. He is standing like that. अब इस परिस्थिति से बिल्कुल भी आप अच्छा मैसेज नहीं डिलीवर कर सकते, क्योंकि ये आपको टिमिड या डरपोक बनाता है। ऐसी परिस्थिति में आप देख रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है कि डरे सहमे से हुए हैं और उसके बाद ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। और इस पोजीशन के साथ आप खुद इमेजिन करिए जेस्चर करना कितना अजीब है। आज मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा, कितना ऑड लग रहा है। यू कैन नॉट डू इट लाइक दैट। यू अंडरस्टैंड इट? तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड 3 पोजीशंस जिनमें हमें बिल्कुल भी खड़े नहीं होना है। ये पॉस्चर्स जो है हमारे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। फर्स्ट, हैंड्स इन योर पॉकेट, हैंड्स ऑन योर हिप एंड हैंड्स क्रॉस्ड अहेड। नेवर डू दिस। और एट द बैक ऑल्सो डू नॉट स्टैंड लाइक दिस। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट posture of somebody? मैं आपको बताता हूं। एक बार सभी लोग खड़े होना चाहेंगे? ठीक है, आप थोड़ा सा इधर रहेंगे, यस, ताकि कैमरे पे भी रिकॉर्ड होता रहे। गोविंद सर यहाँ पे। सभी लोग अपने हाथों को ऊपर करिएगा। हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप। और इसको इस तरह से स्ट्रेच दीजिए एक बार, अपने हाथ को इस तरह से जोड़कर शोल्डर को एकदम अच्छे से। ठीक है, क्लोज योर आइज। ठीक है, शर्ट नहीं सही करेगा, कोई ध्यान रखिएगा, शर्ट खराब रहने दीजिएगा। आंख बंद करें अपनी सब लोग, और अपने हाथों को धीरे से नीचे आने दीजिए, आने दीजिए नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मल कर लो हाथों। ठीक, अब एक बार आंख खोल के नीचे से देखिए अपने आप को ऊपर तक। दिस इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ योर्स दैट यू शुड स्टैंड विद। प्लीज डू आपसे। ये एक करेक्ट पोजीशन है जिसमें आपको खड़े होना चाहिए एक प्रेजेंटेशन में। उसके बाद इससे आप जेस्चर्स कर सकते हैं लाइक दिस, और यू कैन कम बैक टू दिस प्लेस। ओके, अगर आपको ये पोजीशन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रही है तो आप अपने लेफ्ट पे राइट हैंड रख सकते हैं और यू कैन स्टैंड लाइक दिस। ओके, और लेटर ऑन यू कैन यूज योर जेस्चर्स एज वेल। यू अंडरस्टैंड इट? सो दिस इज अ करेक्ट वे टू स्टैंड इन अ प्रेजेंटेशन। ये एक सही तरीका है किसी प्रेजेंटेशन में खड़े होने का। यू अंडरस्टैंड इट? सो वी हैव फाउंड द वेज टू स्टैंड इन अ प्रेजेंटेशन। हमने तरीका ढूंढ लिया कि एक प्रेजेंटेशन में कैसे खड़े हुआ जाता है। यानी कि हमने डिस्कस कर लिया है पोजीशन के बारे में एंड पॉस्चर के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन किया है? पोजीशन एंड पॉस्चर। हमें पोजीशन पता है, कहां पे खड़े होना है पोजीशन? स्क्वायर सेंटर। यू कैन मूव, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। ओके, और हमारा पॉस्चर आप समझ गए हैं कैसे खड़े होना, आपको पॉस्चर मिल गया। अगली बार किसी प्रेजेंटेशन में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो उससे पहले एक बार ये कर लें और अपनी पोजीशन को देख लीजिए, और उसी पोजीशन को आपको ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन कैरी ऑन करना है। यू अंडरस्टूड इट? Very good, sounds great. Now another point that we are having, that is gestures. Gestures are the language of our body that we use. आपकी ऑडियंस 70% ज़्यादा चीज़ें याद रखेगी अगर आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं मूवमेंट करता हूँ तो मूवमेंट को आपकी आंखें अच्छी तरीके से नोटिस करती हैं। हैंड जेस्चर दूसरी सबसे ज़्यादा नोटिस करी जाने वाली चीज़ है ड्यूरिंग द ट्रांजिशंस। यू सी, if I am moving my hands, you can see clearly
द मूवमेंट ऑफ देम। आप इनको यूज कर सकते हैं अपने मैसेज को और क्लियर करने के लिए या अपने मैसेज को और अनक्लियर करने के लिए। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपने हैंड्स को अपने मैसेज को ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए यूज करते हैं या और खराब करने के लिए यूज करते हैं। जेस्चर्स को मैंने 3 तरीकों से डिवाइड किया है, द गिव, द शो एंड द चॉप। मेरे साथ बोलेंगे, द गिव, द गिव, नॉट with both hand, the give, the give, हाँ, the give, the show and the chop. Firstly, we will understand about give. Yesterday night I went to a restaurant. I ate dinner there. I felt so good. You should go there. Let's have a quick rewind of it. Yesterday night, I went to a restaurant. I ate dinner there. It was so awesome. You should go there. As you are able to notice, no, not everything you have to speak after me. I'm just letting you know, जो गिव होता है, जो शो होता है और चॉप होता है, इनके यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम गिव का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी ऑडियंस के सामने जब कोई ऑप्शन या फैक्ट डिलीवर करते हैं उसके लिए हम गिव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपको कैसा फील हुआ उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, समझते हैं इसको, बाद में हम फील के बारे में बात करेंगे। एज आई एम सेइंग ओवर हियर, टुमारो शुड बी हॉलीडे और नॉट। आई गेव यू 2 ऑप्शंस, टुमारो शुड बी हॉलीडे और नॉट। वी शुड गो टू वाटर पार्क और वी शुड गो टू क्लब। We should eat biryani or we should eat raita. We should attend the class or we should bunk the class. We should go to college or we should not go to college. जब भी आप अपनी ऑडियंस को ऑप्शन दे रहे हो तब आप इन जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ऑप्शंस के लिए ही यूज करें, आप अगर मल्टीपल ऑप्शंस भी दे रहे हैं तब भी आप जेस्चर्स का इस्तेमाल यानी गिव का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, दिल्ली, चेन्नई, अमेरिका, मुंबई, न्यूयॉर्क, कोलकाता। I'm giving you many options and every time I'm using the give. The give. You can use it with one hand or you can use it with both hands. It totally depends on you. For giving the option and the fact, we use give. You got it? Yes. Now another that we talked about, that is feel. क्या बोलते हैं? Feel. जब आप अपनी बातें करते हैं, I ate dinner at the restaurant. I felt so good. यहां पे फील वाली बात आएगी। जब भी कुछ एहसास को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं इस फील को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको आने वाली क्लासेस में हम आगे समझेंगे। ओके, द फील, यू अंडरस्टूड? नाउ द चॉप। जब आप डिलीवर करना चाहें कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन तब आप यूज करते हैं द चॉप। क्या यूज करते हैं? माई फ्रेंड suggested, then I joined British Academy. I enjoy the classes there. I assure you it is one of the best academies. Here I am giving you one strong opinion. One thing that you need to understand also, that is, don't do it like this. Okay? Open your hands up, no problem. आराम से जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ओपन रखो हैंड्स को। अब ऐसा नहीं तुम ऐसे कर रहे हो, Today I went to there and after that this happened, I understood like this. ये बहुत गंदा लगने वाला है, तो हमेशा ध्यान रखें, यू शुड यूज योर हैंड्स वाइजली। ओके, सो आज हमने 3 तरह के बॉडी जेस्चर्स के बारे में सीखा है, द गिव, द गिव, द शो, द चॉप। गिव फॉर गिविंग द ओपिनियंस, normal options, opinions, facts. Feel for representing your feeling, and chop for strong opinions. Okay, you can use with one hand or you can use with both hands. It totally depends on you how you want to use it. Okay? Yes. Now another question we are having over here, that is how to get audience engaged. सब लोग पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट? How to get audience engaged. यानी किसी ऑडियंस को कैसे एंगेज किया जाए। और हाँ, जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं इनको अपनी बातों के साथ मैच करके यूज करिएगा। नहीं, तुम ऐसे नहीं कह सकते कि पेट्रोल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या ही लॉजिक है? नीचे हाथ जा रहा है तुम्हारा। ऑलवेज यू नीड टू अंडरस्टैंड, पेट्रोल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इट इज राइट, हियर यू आर यूजिंग दैट। इफ यू आर यूजिंग इट लाइक दैट, देन दिस इज रॉन्ग। यू अंडरस्टैंड? Try to match with your voice tone.
सो ऑडियंस को एंगेज करने के लिए सबसे पहली चीज आपकी बॉडी लैंग्वेज है, बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अगर आप सही तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरली आपकी ऑडियंस एंगेज रहेगी। दूसरी चीज, यू कैन क्रैक एनी जोक, ह्यूमर। जब आपको लगे कि आपकी ऑडियंस आप में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, मींस जो कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं शायद वो समझ नहीं पा रही है या उनके स्तर का नहीं है, कुछ भी है, सो आप टॉपिक को चेंज करके 10-5 बढ़िया बढ़िया जोक कहानियों वाले, जो 1-2-3 मिनट की कहानी के हों, उनको अपने साथ रख लें। और जब भी आपको ऐसा लगे, तुरंत किसी जोक को उठाया और ऑडियंस के हिसाब से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। इससे आप उनका अटेंशन ले पाएंगे दोबारा से, और बातों बातों में फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट कर दिया। ओके, अनदर थिंग इज देयर, सरप्राइज क्वेश्चन। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? ब्लू। अभी यू सी, अचानक से मैंने सभी का अटेंशन ले लिया। साइकोलॉजिकली आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जितना अटेंशन आप शायद बातों में, इमेजिनेशन में खो रहे हैं, तो तुरंत वापस आ गया पट से मेरे पास, क्योंकि मैंने अचानक से इनसे क्वेश्चन किया, लेकिन पूरी ऑडियंस देखा जाए, जितने लोग भी बैठे हैं, सारे अटेंटिव हो गए तुरंत। सो यू कैन आस्क एनी प्रॉम्प्ट क्वेश्चन। आप अचानक से किसी से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यू अंडरस्टूड? सो ऑडियंस को एंगेज करने के लिए 3 चीजें, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपके पास जोक तैयार होने चाहिए पहले से 4-5, जो भी आपकी आवश्यकता उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अगला जो आपको करना है, दैट इज सरप्राइज क्वेश्चन। आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई व्यक्ति का ओपिनियन जान सकते हैं, किसी व्यक्ति से कुछ पूछ सकते हैं। तो इस हिसाब से, जैसे आपने कोई टॉपिक स्टार्ट किया कि जैसे मैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरी जो ऑडियंस है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है, अचानक से मैं इनसे खड़ा करूँगा, इनको पूछूंगा, सर आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि बॉडी लैंग्वेज की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? अब लोग इनको जरूर सुनना चाहेंगे और सभी का अटेंशन आएगा, और जब ये अपनी बात बताएंगे तो लोग ये भी जानना चाहेंगे मैं उस पर रिएक्ट कैसे करूँगा। सो ओवरऑल आपने पूरी ऑडियंस का अटेंशन ले लिया। और हाँ, एक और चीज़, आपके हाथ हमेशा ऊपर होने चाहिए, हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे। योर हैंड्स शुड ऑलवेज बी अप, पाम्स अप। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। पीपल फ्रॉम द राइट स्टैंड अप एंड मूव टू द लेफ्ट। पीपल फ्रॉम द राइट स्टैंड अप एंड मूव टू द लेफ्ट। पीपल फ्रॉम द राइट स्टैंड अप एंड मूव टू द लेफ्ट। आप बताइए कौन सा वाला ज्यादा बेटर इंपैक्ट डाल रहा था? फर्स्ट वाला, बिकॉज मेरे पाम्स अप थे। इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, लेकिन साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ये हमारे ऊपर डालती हैं। आज की इस क्लास में जो हमने सीखा है, हमने जाना है कि पोजीशन, पोस्चर क्या होना चाहिए, जेस्चर क्या होना चाहिए, एंड हाउ टू गेट आवर ऑडियंस एंगेज।